प्रिय बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वृत्तीय गति, जो कि क्लास 11th का एक चैप्टर है और उसमें हम वृत्तीय गति के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए वृत्तीय गति जानते हैं। वृत्तीय गति होता क्या है? सर्कुलर मोशन इंग्लिश में कहते हैं। बच्चों, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर गति करे तो इस प्रकार की गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य को अपना केंद्र मानकर सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो इस प्रकार की गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। यह कहते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर एक सर्कुलर मोशन कर रही है, वृत्तीय गति कर रही है। जैसे गाय एक खूंटे में बंधी है और खूंटे के चारों तरफ वह घूम रही है, तो उसकी गति भी एक वृत्तीय गति है। लेकिन जैसे फैन चलता है ऊपर, सीलिंग फैन, वो वृत्तीय गति नहीं है, वो रोटेटरी मोशन है, वो घूर्णन गति है। तो जब वस्तु स्थिर रह के एक जगह स्थिर रहकर स्वयं वो गति करे अपने एक्सिस पर, तो वहाँ रोटेटरी मोशन होता है। लेकिन वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ एक स्थिर दूरी पर नियत चाल से चले तो उसे हम कहते हैं वृत्तीय गति। तो आइए देखते हैं वृत्तीय गति। ये है वृत्तीय गति। कोई भी वृत्तीय गति की परिभाषा अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? कोई भी पिंड जब एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर एक स्थिर दूरी पर, मान लीजिए वो दूरी आ रहा है, एक स्थिर दूरी पर उसके चारों ओर नियत चाल से चलता है, तो इस प्रकार की गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। मान लीजिए कि इसका पॉइंट O है, यह कण जो है P1 पर था, अब कुछ समय बाद यह कण P2 पर पहुंच गया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी उसने तय किया उसको हम कहते हैं उसको कहते हैं विस्थापन, रेखीय विस्थापन, इसको कहते हैं रेखीय विस्थापन। और कण रेखीय विस्थापन क्या हो गया? डेल्टा एस को रेखीय विस्थापन कहते हैं। अगर आ गया रेखीय विस्थापन के विषय में लिखने के लिए तो क्या लिखेंगे कि वृत्तीय गति करते हुए कोई कण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो दूरी तय करता है एक निश्चित समय में, उसे हम क्या कहते हैं? रेखीय विस्थापन कहते हैं। अब लेकिन यहाँ से यहाँ तक जब जा रहा है तो केंद्र पर कोण भी बना रहा है। क्या बना रहा है? कोण बना रहा है, जिसे हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। कोणीय विस्थापन, और उसे हम डेल्टा थीटा से व्यक्त करते हैं। अब आइए चलते हैं, सीखते हैं कि कोणीय विस्थापन की परिभाषा क्या होती है। अच्छा, आप यह जानते होंगे कि कोई भी वस्तु, अभी मैंने बताया भी, कोई भी वस्तु जब जैसे सड़क पर चल रही है, कोई रेलगाड़ी है, ट्रक है और बस है, तो वहाँ जो विस्थापन होता है उसे हम रेखीय विस्थापन कहते हैं। परंतु अगर कोई वस्तु किसी वस्तु के चारों तरफ घूम रही है और कोण आंतरित कर रही है, एंगल बना रही है, कोण बना रही है केंद्र पर, सेंटर पर, तो जो कोण बन रहा है उसे हम कहते हैं कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इंग्लिश में कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और रेखीय वेग विस्थापन कहते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी कण जब वृत्तीय गति करता है, एक स्थिर दूरी पर नियत चाल से चलता है, तो कण द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई दूरी उसे कहते हैं रेखीय विस्थापन, और केंद्र पर जो कोण बन रहा है उसे हम कहते हैं कोणीय विस्थापन। चलिए, रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन में क्या संबंध होता है उसको देखते हैं। रेखीय विस्थापन व कोणीय विस्थापन में संबंध रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन में क्या संबंध होता है
उसको देखते हैं। बच्चों माना ऐसे लिखेंगे, रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन में जब संबंध आ जाएगा तो ऐसे लिखेंगे कि माना कोई कण जो एक स्थिर दूरी पर एक नियत चाल से किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ चल रहा है, अर्थात वृत्तीय गति कर रहा है और केंद्र पर कोण डेल्टा थीटा अंतरित कर रहा है तथा उसका रेखीय विस्थापन डेल्टा एस है, तब हम जानते हैं कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। हम जानते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल कितने का बना? डेल्टा थीटा का। चाप कितने का लगा? यहाँ से देखिए ऐसा चाप जैसा लग रहा है, डेल्टा एस का। और रेडियस क्या है? आर है। तो इसे कहते हैं कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन में संबंध। इसे कहते हैं कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन में संबंध। इस पर क्वेश्चन भी आएगा, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप कि डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा थीटा इंटू आर, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन में संबंध। आइए चलते हैं, आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या है? कोणीय वेग को इंग्लिश में कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी हिंदी में कहते हैं कोणीय वेग। देखिए जैसे कोई साइकिल बच्चा चला रहा है, कोई बस चल रही है, कोई ट्रेन चल रही है, तो वहाँ क्या होता है, जो वेग होता है, साधारण में हम वेग कहते हैं उसको, तो वो क्या होता है, दूरी में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसे वेग कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, समय के साथ जो दूरी परिवर्तन होता है, डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन होता है, उसे हम वेग कहते हैं, या दूसरे शब्दों में लीनियर वेलोसिटी कहते हैं, या रेखीय वेग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रेखीय वेग। और उसका सूत्र होता है v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अपॉन टाइम, डेल्टा एस अपॉन टी। डेल्टा एस अपॉन टी, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। इसे रेखीय वेग कहते हैं या लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। परंतु यहाँ हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कोणीय वेग। यहाँ रेखा में परिवर्तन हुआ, एक लाइन में परिवर्तन हुआ, एक दूरी में परिवर्तन हुआ, एक विस्थापन में परिवर्तन हुआ, तो रेखीय वेग हो गया। लेकिन यहाँ किस में परिवर्तन हो रहा है? कोण में। यह कोण मान लीजिए 60 डिग्री था, बाद में 90 डिग्री हो गया, बाद में 90 से ज़्यादा हो गया, 180 हो गया, बाद में 270 हो गया। एंगल चेंज हो रहा है, किसके अनुसार चेंज हो रहा है? अकॉर्डिंग टू टाइम। तो जहाँ पर समय के अनुसार कोण में परिवर्तन हो, या ऐसे परिभाषा समझ लीजिए कि वृत्तिगत करते हुए केंद्र पर जो कोण परिवर्तित हो रहा है, कोण परिवर्तन की दर, वृत्तिगत करते हुए केंद्र पर कोण परिवर्तन की दर कोणीय वेग कहलाता है। इसे हम ओमेगा से व्यक्त करते हैं। और जैसे वेग बराबर दूरी बटे समय हुआ, ऐसे कोणीय वेग बराबर होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टाइम टी। समय के साथ जो कोण में परिवर्तन होता है, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन होता है। दूसरे भाषा में हम यह भी कह सकते हैं कि कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। और इसका मात्रक रेडियन होता है और इसका मात्रक सेकंड होता है। तो इसका मात्रक हो गया रेडियन पर सेकंड। अच्छा, मान लीजिए कि यह टोटल कोण जो है, यहाँ बिंदु P1 से कण चला, फिर बिंदु P1 पर आ गया, तो कितना समय लिया, कितना कोण बनाया? 2 पाई। पाई को 180 कहते हैं, तो पूरा 360 अंश का कोण बनाएगा। और मान लिया जो टाइम लिया वो कैपिटल टी लिया, तो आपको एक फार्मूला और मिल गया सवाल लगाने के लिए, क्वेश्चन लगाने के लिए, कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। अब देखिए, चूँकि हम जानते हैं कि 1/t इक्वल टू एन होता है। एन क्या है? फ्रिक्वेंसी, मतलब कि आवृत्ति है। आवृत्ति को हम एन पढ़ते हैं, लेकिन आवृत्ति को एन भी पढ़ते हैं, आवृत्ति को एफ भी पढ़ते हैं, आवृत्ति को न्यू भी पढ़ते हैं। तो कोई भी संकेत आ जाए तो हम आपसे आवृत्ति ही जानेंगे, घबराएंगे नहीं। एन आ जाए, स्मॉल एफ आ जाए, न्यू आ जाए, तो 1/t एन की जगह हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन।
क्योंकि 1/t को n लिख दिया। t क्या है? आवर्तकाल है। कोई पूरा गत वृत्तिगत करते हुए कण जब एक गत पूरा करता है, एक चक्कर पूरा करता है, तो जो समय लगता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं, जो कि t इक्वल टू, अब देखिए ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया? 2πn। अब देखिए ये वैल्यू हो गई ओमेगा की। तो हमको अगर क्वेश्चन आएगा लगाने के लिए, फ्रिक्वेंसी दिया रहेगा, मात्रक दिया रहेगा और कोणीय वेग पूछेगा तो इस सूत्र लगाएंगे। अगर आवर्तकाल दिया है तो ये सूत्र लगाएंगे। तो इस प्रकार, और कोणीय विस्थापन दिया है तो ये सूत्र लगाएंगे। तो आपको कोणीय वेग ये समझ में आ गया। कोणीय विस्थापन की दर, समय दर को कोणीय वेग कहते हैं वृत्तिगत में। चलिए हम आगे चलते हैं और सीखते हैं कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध होता है उसको हम सीखते हैं। बहुत ही अच्छे से सर्कुलर मोशन को सीखें और इसके पॉइंट को सीखें। बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए आज सर्कुलर मोशन। चलिए कोणीय वेग एवं रेखीय वेग में संबंध। कोणीय वेग एवं रेखीय वेग में संबंध। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। आइए देखते हैं क्या होता है। हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि अभी हमने आपको पढ़ाया कि डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर, ये हम जानते हैं। वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन में संबंध हम जानते हैं। मान लीजिए कि यह जो रेखीय विस्थापन हुआ या यह कोणीय विस्थापन हुआ तो इसको होने में समय लगेगा। जैसे मैंने कहा ऐसा करिए कि जाइए वह बुक लाकर मुझे दीजिए। तो जब आप बुक लेने जाएंगे, वहाँ से यहाँ तक बुक को डिस्प्लेसमेंट किया आपने, लेकिन टाइम तो लगेगा, बिना टाइम तो होगा नहीं। तो उसी प्रकार से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो या लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो, उसके लिए मैंने मान लिया कि डेल्टा टी समय लगा। ठीक है, तो डेल्टा टी से दोनों पक्षों में भाग देने पर, डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी ऑन बोथ साइड, डेल्टा टी से दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देते हैं तो हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इंटू 1/r। अब देखिए, चूँकि हम जानते हैं कि कोणीय विस्थापन की दर, अभी मैंने बताया क्या होता है, ओमेगा कोणीय वेग, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, यहाँ मैंने लिखा था v इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, यहाँ लिखेंगे v और नीचे है r, तो इधर हो गया, तो हो गया v इक्वल टू r ओमेगा। ये आ गया रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध आ गया। अब इसको दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं कि जैसे v इक्वल टू r ओमेगा कमान 2πn, तो इसको लिख सकते हैं v इक्वल टू 2πn इंटू r। ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं कि v इक्वल टू r इंटू 2π/t, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हम उस फार्मूले का यूज करेंगे जो कि क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू दिया रहे, जिसकी वैल्यू दिया रहे उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला हम यूज करेंगे। है तो मेरे पास बहुत फार्मूला, जैसे चाबी तो बहुत मेरे पास है, लेकिन हमको मतलब ताला जो खोलना है, जो चाबी उसमें लगेगी वही ताला खोलना है, दूसरा चाबी डालकर परेशान नहीं करना है उसको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपसे हम। ये क्वेश्चन है, चलिए हम क्वेश्चन एक बात करते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये मेरे हाथ में क्वेश्चन है कि 3 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए ये है 3 सेंटीमीटर लंबी घड़ी के सेकंड वाली सुई के नोक, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर लंबी घड़ी के सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई की नोक की चाल बताइए,
की चाल बताइए, की चाल बताइए। देखिए, घड़ी वाली सुई की चाल की, नोक की सुई की चाल बताइए। अब देखिए दिया क्या है, 3 सेंटीमीटर लंबी घड़ी की सुई की नोक है, तो हमको यहाँ लिखेंगे हल और दिया है। घबराएंगे नहीं न्यूमेरिकल लगाते समय, लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? दिया है R = 3 सेंटीमीटर। ठीक है। लंबी घड़ी के सेकंड वाली सुई की नोक की चाल बताइए। सेकंड वाली सुई है तो चाल निकालना है तो V = क्या होता है, R ओमेगा। लेकिन ओमेगा का मान तो दिया नहीं है। जब ओमेगा का मान नहीं दिया है तो हम टाइम देखेंगे, टाइम की बात कर रहा है, तो 3 और 2π/T, और T का मान दिया है कितना, सेकंड वाली सुई है तो पूरा एक चक्कर, उसका आवर्तकाल पीरियडिक टाइम क्या होगा, 60 सेकंड। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो V = हो जाएगा 3 × 2π/60। अब देखिए इससे क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया और इससे 3 × 30 हो गया, तो आंसर आ गया π/10। और V = हो जाएगा, पाई की वैल्यू रख दीजिए 3.14/10। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.1 अंक और इधर चला जाएगा, तो V = लिखोगे कि 0.314 मीटर पर सेकेंड। ये जो है सेकेंड वाली घड़ी की सुई की नोक की चाल हो गई, जबकि उसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर हो। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल हमको लगाने के लिए आएंगे, तो न्यूमेरिकल हम बताएंगे वृत्तिगत में, और सारे टॉपिक हम ख़त्म करेंगे आज। चलिए नेक्स्ट करते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे आपसे अभिकेंद्र बल की। आइए पहले अभिकेंद्र त्वरण की बात कर लें, फिर अभिकेंद्र बल की बात करते हैं। अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है, यही फिगर मैं फिर बना रहा हूँ जो अभी मैं बनाया था। यहाँ P1 था, यहाँ P2 था, यहाँ डेल्टा S था और यहाँ डेल्टा थीटा था। AR इसका रेडियस है। तो वृत्तिगत का फिगर मैंने ले लिया कि माना कोई कण, वृत्तिगत क्या है, माना कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर एक स्थिर दूरी पर एक नियत चाल से गति कर रहा है और केंद्र पर कोण डेल्टा थीटा बना रहा है, और उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, रेखीय जो विस्थापन है, वो डेल्टा S है। अब देखिए आगे हमको अभिकेंद्र त्वरण निकालना है। सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, अभिकेंद्र त्वरण होता क्या है। अभि माने की ओर, ऐसे समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। अभि माने की ओर, केंद्र माने केंद्र, त्वरण माने त्वरण। वृत्तिगत करते हुए केंद्र की ओर कार्यरत त्वरण, वृत्तिगत करते हुए केंद्र की ओर कार्यरत त्वरण अभिकेंद्र त्वरण कहलाता है। अभिकेंद्र त्वरण कहलाता है। इसे स्मॉल a से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक मीटर/सेकंड² होता है। आइए देखते हैं। माना, जैसे आपको मैं प्रूव करने की जा रहा हूँ, प्रूव करने के लिए, तो लिखेंगे क्या, माना कोई कण बिंदु P1 से स्टार्ट करता है चलना, और वहाँ बिंदु P1 पर उसका वेग v1 था और बिंदु P2 पर उसका वेग v2 था। अब इसको प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन के अंतर्गत, संप्रेषण सिद्धांत के अंतर्गत इसको हम बाहर लिख लेते हैं, और यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, यहाँ पर ऐसा वेक्टर रूप में लिख लिया, और इसको v1 मान लिया, इसको v2 मान लिया, O मान लिया, A मान लिया, B मान लिया, और डेल्टा V, रिजल्टेंट वेलोसिटी V मान लिया। चूँकि हम जानते हैं कि नियत चाल से चल रहा है, इसलिए जो v1 होगा वो v2 के बराबर होगा, जिसे हम v कहेंगे, क्योंकि कण नियत चाल से चल रहा है। तो यहाँ देखेंगे त्रिभुज, अब त्रिभुज थोड़ा बात करते हैं। त्रिभुज OP1 P2 तथा त्रिभुज OAB में दोनों त्रिभुज समरूप हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो समरूपता का नियम ये होता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हों
तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल का रेशियो और करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब संगत जो भुजा हो, संगत भुजा मान लीजिए कि P1 और P2 है, P1 P2 ये ले लिया और कोई एक साइड ले लिया, वो P1 ले लिया। उसी प्रकार से इसके संगत भुजाओं का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात AB रेशियो OB। ये दोनों त्रिभुजों के साइड का रेशियो ले लिया क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप मान लिया गया है। अब देखिए P1 P2 की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है डेल्टा S। वो P1 की जो वैल्यू है वो R है, AB की वैल्यू डेल्टा V है और OB की वैल्यू V1, यहाँ V लिख दे रहा हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि V1 बराबर V2 बराबर V, लिखना बाद में V ही है। तो डेल्टा T से दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर, भाग दीजिए दोनों पक्षों में, तो डेल्टा S अपान डेल्टा T इंटू R को थोड़ा साइड में लिख दीजिए, इक्वल टू डेल्टा V अपान V डेल्टा T और V को भी थोड़ा साइड में लिख दीजिए। अब देखिए हम जानते हैं कि डेल्टा S अपान डेल्टा T को हम क्या कहते हैं, दूरी बटे समय वेग बटे R है, R लिखिए, और वेग परिवर्तन बटे समय को हम त्वरण जानते हैं, नीचे V है तो V लिखिए, इस V को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा A इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। इसे हम कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। A इक्वल टू V स्क्वायर अपान R, अभिकेंद्र त्वरण का फार्मूला आपके सामने आ गया। अब इसको और मॉडिफाई करना चाहते हैं और अच्छा लिखना चाहते हैं, तो मान लीजिए चूँकि हम जानते हैं कि V इक्वल टू होता है R ओमेगा, तो इसके जगह R ओमेगा लिख दीजिए बाई R लिख दीजिए। अच्छा मैं ऐसा भी R लिखता हूँ, ऐसा भी R लिखता हूँ, दोनों एक ही है, घबराने की बात नहीं है। तो R स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और R, तो एक R कैंसिल हो गया, तो A इक्वल टू हो गया R ओमेगा स्क्वायर। ये जो है अभिकेंद्र त्वरण का एक और फार्मूला मिल गया। अगर आप चाहते हैं कि ओमेगा बराबर 2 पाई n रखें तो आप जो है ऐसा भी लिख सकते हैं, R 2 पाई n इसका स्क्वायर है, तो A इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर R। ये भी अभिकेंद्र त्वरण का फार्मूला बन गया। तो कई फार्मूले आपके सामने अभिकेंद्र त्वरण के आगे, और जिसकी ज़रूरत हमको क्वेश्चन में जो पड़ेगी उसको हम अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल में। चलिए बच्चों हम आगे चलते हैं और अभिकेंद्र त्वरण के बाद अब अभिकेंद्र बल को पढ़ते हैं। अभिकेंद्र बल क्या है, तो हम फिर वही बताएंगे कि अभि माने की ओर, केंद्र माने केंद्र, बल माने फोर्स। तो केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्र बल कहलाता है, यद्यपि उसकी गति वृत्तीय होनी चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए। तो अगर अभिकेंद्र बल की परिभाषा हमको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि वृत्तीय गति करते हुए किसी कण का केंद्र की ओर, टुवार्ड्स द सेंटर, केंद्र की ओर बल अभिकेंद्र बल कहलाता है। केंद्र की ओर लगा बल अभिकेंद्र बल कहलाता है। आइए देखते हैं। सॉरी बच्चों, अभिकेंद्र बल की परिभाषा लिखने के बाद इसको हम प्रूव करेंगे और यह मानेंगे कि माना कोई कण r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में एक नियत चाल से चल रहा है और कण का द्रव्यमान m है, वो लिखेंगे कण का द्रव्यमान m है और त्रिज्या r है। तो हम जानते हैं कि अभिकेंद्र बल बराबर द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान गुणते अभिकेंद्रीय त्वरण। अब कुछ आपको याद आया होगा, न्यूटन का दूसरा नियम, बल बराबर द्रव्यमान गुणते त्वरण। चलिए तो बल को F से डिनोट करेंगे, द्रव्यमान को कण का द्रव्यमान m माने हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण अभी आपको निकाला कि V स्क्वायर अपान R, तो हो जाएगा विच इज इम्प्लाइज F इक्वल टू mv स्क्वायर अपान R। तो अभिकेंद्र बल का जो फार्मूला आपको प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, F इक्वल टू mv स्क्वायर अपान R। अब चूँकि हम जानते हैं कि V इक्वल टू R ओमेगा होता है, तो ओमेगा के फॉर्म में भी इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, m इंटू R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपान R, एक R कैंसिल हो गया,
तो एफ इक्वल टू हो गया एम आर ओमेगा। यहाँ देखिए ओमेगा का भी स्क्वायर होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एक आर कैंसिल हो गया, ओमेगा बचा। अब दूसरे भाषा में हम लिख सकते हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/t भी होता है, तो t के फॉर्म में लिख सकते हैं कि एफ इक्वल टू एम आर इंटू 2π/t, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा एम आर इंटू 4π²/t²। ये भी फार्मूला बन गया। या एफ इक्वल टू, चूँकि हम ये भी जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू होता है 2πn, तो 2πn यहाँ दर्शा दें, तो एम आर, देखिए एम आर ओमेगा की जगह लिखेंगे 2πn स्क्वायर, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा 4π² एम आर। ये भी फार्मूला बन गया अभिकेंद्र बल का। तो अभिकेंद्र बल का आपने देखा 4 फार्मूला देखा, ये भी देखा, ये भी देखा, ये भी देखा, ये भी देखा। तो कोई भी न्यूमेरिकल आ जाएगा जिससे वो रिलेटेड बात हो, जैसे आवर्तकाल दिया है तो ये लगाएंगे, एन फ्रिक्वेंसी आवृत्ति दिया है तो ये लगाएंगे, कोणीय वेग दिया है तो ये फार्मूला लगाएंगे, और बल और वेग और त्रिज्या की बात कर रहा है जिसमें मास दिया हो तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो अलग अलग हमको ध्यान में रखना है कि किस फार्मूले का यूज किस क्वेश्चन में करना है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अभिकेंद्र बल के अनुप्रयोग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से आप समझें उसको। अभिकेंद्र बल के अनुप्रयोग, अभिकेंद्र बल का अनुप्रयोग हम कहाँ देखने को हमको कहाँ मिलता है? बच्चों कभी कभी हम क्या करते हैं कि साइकिल चलाते हैं और कोई मोड़ आ जाता है, जब साइकिल चलाते रहते हैं ऐसे कोई मोड़ आ जाता है, तो मोड़ पर हम ऐसे टाइट होकर नहीं मुड़ते हैं, क्या करते हैं साइकिल सहित थोड़ा झुक जाते हैं, साइकिल सहित थोड़ा झुक जाते हैं, जिससे आसानी से हम मुड़ जाते हैं। अब आप कहिए अगर हम टाइट होकर ऐसे बैठे रहें तो क्या होगा, मुड़ जाएंगे, गिर जाएंगे आप। तो आसानी से मोड़ पर मुड़ने के लिए हम क्या करते हैं, साइकिल सहित मुड़ जाते हैं। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, सर ये बताइए, हम तो अपने शरीर सहित साइकिल लेकर मुड़ जाते हैं, लेकिन जो 4 चक्का लेकर जाते हैं, जो कार लेकर जाते हैं, ट्रक लेकर जाते हैं, जब वो मोड़ आता है तो कैसे मुड़ते हैं? वो भी शरीर लेकर मुड़ जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उनके लिए क्या होता है, रेलगाड़ी की पटरी और बड़ी बड़ी गाड़ियों के जो वाहन चलते हैं सड़कों पर, वो जहाँ मोड़ आता है सड़क को एक तरफ उठा दिया जाता है। कभी कभी ध्यान देंगे आप तो देखेंगे कि सड़क को अंदर की ओर झुका दिया जाता है, बाहर की ओर उठा दिया जाता है, जिससे कि गाड़ी आसानी से मुड़ जाए। तो आइए देखते हैं वृत्तिगत में अभिकेंद्र बल के अनुप्रयोग। अभिकेंद्र बल के अनुप्रयोग, अभिकेंद्र बल के अनुप्रयोग में बच्चों पहला अनुप्रयोग बताएं कि साइकिल सवार मोड़ पर साइकिल सहित केंद्र की ओर झुक जाता है, केंद्र की ओर झुक जाता है, केंद्र की ओर झुक जाता है। अब आइए चलते हैं कि कितना झुकता है, कितना एंगल वो झुके कि आसानी से मोड़ कर पार कर सके। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि बच्चों ये कोई साइकिल है, ये एक्सिस में बना रहा हूँ साइकिल, ये साइकिल सवार है और गति कर रहा है, और वो अचानक मोड़ आ गया, ठीक है, अचानक मोड़ आ गया और मोड़ पर साइकिल सवार जो है मुड़ जाता है। इस प्रकार से साइकिल अपने आप को झुका लेता है थीटा कोण, ठीक है। और यहाँ पॉइंट मान लीजिए जी है, और ये यहाँ पर मैं मिला दिया जहाँ की mg भार नीचे की ओर काम कर रहा है साइकिल का, और चूँकि साइकिल मोड़ रहा है आसानी से मुड़ जाए। जब आसानी से मोड़ने के लिए तो क्या चाहिए उसको, mv²/r, उसका अभिकेंद्र बल सही होना चाहिए। अगर अभिकेंद्र बल सही न रहा, अगर अभिकेंद्र बल ज़्यादा हो गया तो केंद्र की ओर लेकर गिर जाएगा, और अभिकेंद्र बल अगर नहीं रहा तो मुड़ भी नहीं पाएगा। तो दोनों कंडीशन है। तो यहाँ पर मैं मान लिया A और यहाँ मान लिया B।
अब साइकिल सवार कब आसानी से मुड़ जाएगा? साइकिल सवार मोड़ पर आसानी से कब मुड़ जाएगा? कब? जब दक्षिणावर्त आघूर्ण वामावर्त आघूर्ण के बराबर होगा। अर्थात जो अभिकेंद्र बल लग रहा है और mg लग रहा है, दोनों बैलेंस हो जाएं। दोनों बैलेंस रहेंगे तभी गिर जाए, चल पाएगा, क्रॉस पाएगा, मोड़ को क्रॉस कर पाएगा। नहीं तो अगर अभिकेंद्र बल ज़्यादा हुआ तो केंद्र की ओर गिर जाएगा, और नहीं ज़्यादा हुआ तो वो mg ज़्यादा हुआ, वो सीधा खड़ा रह गया तो मुड़ नहीं पाएगा। तो दक्षिणावर्त आघूर्ण, दक्षिणावर्त आघूर्ण, आघूर्ण मतलब टार्क बराबर होगा वामावर्त आघूर्ण के, वामावर्त आघूर्ण के। मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के टार्क के बराबर होना चाहिए। बच्चों हम जानते हैं टाउ इक्वल टू होता है F/d। दरवाज़ा खोलते समय बल आघूर्ण का प्रयोग करते हैं। दरवाजे का हत्था जो हम पकड़ते हैं कब्जे से दूर होता है, तो जो हम फोर्स लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं बल आघूर्ण। बल लगाकर किसी चीज़ को उसके अक्ष पर घुमाना बल आघूर्ण कहलाता है। तो दक्षिणावर्त आघूर्ण, दक्षिणावर्त आघूर्ण में हम देखेंगे mg भार, साइकिल का mg भार मेंटेन है, गिरने न पाए साइकिल। तो mg कितनी दूरी पर लग रहा है साइकिल टायर से? AB दूरी पर। और वामावर्त आघूर्ण में, वामावर्त आघूर्ण में जो अभिकेंद्र बल लग रहा है mv²/r, वो कहाँ दूरी पर? उसके एक सर्कुलर मोशन का अगर बात करें कभी केंद्र बल का, तो वो ऐसे इस प्रकार से जो मुड़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो है GB। तो अभिकेंद्र बल जो लग रहा है GB दूरी पर, और mg जो लग रहा है AB दूरी पर। और ज़रा ध्यान दें, ये एंगल देखिए ऐसे, जैसे मैं कलम चला रहा हूँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से देखिए जेड बन रहा है। जेड बन रहा है मतलब क्या? अल्टरनेटिंग अपोजिट एंगल, जो थीटा यहाँ होगा वही थीटा यहाँ होगा। अब देखिए त्रिभुज GAB में त्रिभुज GAB में ये थीटा कोण है, थीटा कोण है। तो अगर हम साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा, क्योंकि हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कंपोनेंट निकालने हैं, तो थीटा के सामने का जो कोण होता है, थीटा के सामने जो कोण होता है वो परपेंडिकुलर होता है, अर्थात वो लंब होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे ये देखिए लंब लिखा, AB लंब लिखा, लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या है? AG है। तो इधर भेजिए तो AB इक्वल टू हो जाएगा AG साइन थीटा। और कास थीटा के लिए हम क्या करेंगे? आधार बटे कर्ण। अगर यह लंब हो गया और यह कर्ण हो गया तो स्वाभाविक है कि आधार होगा। आधार क्या है? BG आधार बटे कर्ण, कर्ण तो वही रहेगा। तो इधर भेजिए तो BG इक्वल टू हो गया AG कास थीटा। चलिए अब इसकी AB और BG की वैल्यू यहाँ रखते हैं, कंपोनेंट में बांटते हैं। AB की वैल्यू है AG साइन थीटा इक्वल टू mv² r इंटू GB क्या है? AG कास थीटा। साइकिल सवार का जो वेग है v है, साइकिल सहित द्रव्यमान m है, और साइकिल जो त्रिज्या से मुड़ना चाहता है वो r है। ये बात हमको लिखना पड़ेगा कि माना कोई साइकिल सवार है जिसका साइकिल सहित द्रव्यमान m है, जो r त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ पर v वेग से मुड़ना चाहता है। इस बात को लिख देंगे। यहाँ देखते हैं, देखिए AG से AG क्या हो गया? कैंसिल हो गया, और m से m कैंसिल हो गया। तो कास को इधर भेज दीजिए, g को इधर भेज दीजिए। तो साइन थीटा अपान कास को मैं इधर भेज रहा हूँ तो ये कास थीटा हो जाएगा इक्वल टू यहाँ v² है अपान r है, और g यहाँ इंटू है, इधर इंटू हो जाएगा, सॉरी डिवाइड हो जाएगा। साइन थीटा अपान कास थीटा की वैल्यू हो गई tan थीटा इक्वल टू v² अपान rg। इस एंगल से ये देखिए मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ tan थीटा इक्वल टू v² अपान rg। तो इस एंगल से अगर कोई साइकिल सवार मोड़ पर मुड़ना चाहेगा तो आसानी से मुड़ जाएगा। अगर इससे ज़्यादा एंगल हुआ, इससे कम एंगल हुआ, तो वह प्रॉपरली मोड़ को पार नहीं कर पाएगा। तो बच्चों बहुत ही अच्छा है, स्क्रीनशॉट अगर इसका लेना चाहते हो तो ले लें। बिल्कुल बहुत ही छोटे शब्दों में मैंने प्रूव किया है इस बात को। चलिए हम आगे चलते हैं।
और आपको बताते हैं दूसरा अनुप्रयोग इसका कि अगर कोई गाड़ी वाला है और गाड़ी से सड़क को पार करना चाहता है मोड़ पर, बिना डिस्टर्ब हुए, बिना मुड़े, बिना गिरे, तो आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे गाड़ी वाला पार होगा। दूसरा अनुप्रयोग आपको बताते हैं। गाड़ी या वाहनों का मोड़ पर आसानी से मुड़ना। कोई भी हेडिंग आप बना सकते हैं, किताब में भी अलग हेडिंग दिया होगा, तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि माना कोई वाहन जो कि थीटा कोण पर, सड़क को थीटा कोण पर झुकाया गया है और थीटा कोण पर जो है वह सड़क पार करना चाहता है। यम द्रव्यमान का वाहन है और थीटा कोण पर उस पार करना चाहता है। उस पर जो बल लग रहा है नीचे की ओर, वो mg लग रहा है। और ऊपर जो प्रतिक्रिया बल है, प्रतिक्रिया बल स्वाभाविक है, प्रतिक्रिया बल ऊपर होनी चाहिए। तो प्रतिक्रिया बल ऊपर R तब होगी जब वो सीधे गाड़ी रहेगी, एंगल पर नहीं झुकेगा, नहीं तो ये हो जाएगा R cos थीटा। और यहाँ अंदर की ओर जो होता है वो R sin थीटा होता है। अंदर की ओर कंपोनेंट, जैसे हम पुलिया है, ऊपर साइकिल को छोड़ देते हैं, ढलान पा जाते हैं, बड़े बड़े ऊंचाई पर पर्वतों पर से हम ब्रेक छोड़ देते हैं गाड़ी के, धीरे सीधे ढंगलाते हुए आते हैं, तो वो जो हम नीचे की ओर भागते हैं वो mg sin थीटा के कारण भागते हैं। तो mg sin थीटा ढलान की ओर होता है, हमेशा याद रखें। और यह mg cos थीटा है और प्रतिक्रिया बल R को हमने कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा है, क्षैतिज कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट के रूप में इसको अलग कर दिया है। और इस पर अपोजिट जो फोर्स लगेगा वो अभिकेंद्र बल लगेगा, mv²/r। तो आसानी से मोड़ को तभी पार कर पाएगा जब mg R cos थीटा के बराबर होगा और mg sin थीटा mv²/r के बराबर होगा, तभी वो मोड़ को आसानी से पार कर पाएगा। चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट आपको लिखना है जैसा मैं बताया, विच इज इम्प्लाइज R cos थीटा इक्वल टू हो गया mg, इक्वेशन नंबर 1, तथा यहाँ देखें, इसको बराबर करें mg sin थीटा। देखिए यहाँ पर मैंने R को कंपोनेंट में बांटा है, यहाँ R cos थीटा है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ भी R sin थीटा होगा, क्योंकि R को ही बांट रहा हूँ मैं। तो यहाँ हो जाएगा R sin थीटा इक्वल टू अभिकेंद्र बल यहाँ mv²/r, mv²/r। यहाँ देखिए समीकरण 2 मान लिया। समीकरण 1 तथा समीकरण 1 में, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, 2 में 1 से इसलिए भाग दिया क्योंकि हमको tan थीटा लाना है। तो समीकरण 2 को लेफ्ट साइड को ऊपर लिखिए, R sin थीटा बाई R cos थीटा इक्वल टू, लेफ्ट को लेफ्ट लिखिए, राइट को राइट, mv² और साफ लिखते हैं mv²/r दिया है और डिवाइड किससे कर रहे हैं, mg से डिवाइड कर रहे हैं। R से कैंसिल हो गया, विच इज इम्प्लाइज sin/cos को tan थीटा इक्वल टू m से m कैंसिल हो गया, तो v² आ गया, ये R यहाँ चला जाएगा, rg। तो यहाँ देखिए वही कोण यहाँ भी चाहिए, चाहे वह 2 चक्का का वाहन हो या 4 चक्के का वाहन हो, बस हो, ट्रक हो, रेलगाड़ी हो, चाहे जो हो, उसको अगर मोड़ पार करना है आसानी से तो उसका एंगल tan थीटा इक्वल टू v²/rg होगा। अगर ऐसा नहीं है तो मोड़ को आसानी से नहीं पार कर पाएगा। तो आज आपको समझ में आ जाएगा कि tan थीटा का जो यूज है वो हम कहाँ करते हैं। tan थीटा का यूज देखिए कितना बढ़िया जो है बताया गया है कि जैसे इंजीनियर लोग सड़क की लाइन की पटरियाँ बनाते हैं तो इतने एंगल से झुकाते हैं, किसकी वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए, ग्रेविटी इतनी होनी चाहिए, रेडियस, उस रेडियस को ध्यान में रखते हुए उसको झुकाते हैं पटरी के, जिससे रेलगाड़ी आसानी से मोड़ को पार कर सके।
और सड़क के जो इंजीनियर होते हैं, बसों और ट्रकों को आसानी से मोड़ पर पार हो जाए, उसके लिए जो है भी यही थीटा का एंगल रखते हैं। तो चलिए बच्चों, हम आगे चलते हैं और आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक बताते हैं जिस पर क्वेश्चन आता है। बच्चों, वो टॉपिक है कोनिकल पेंडुलम, शंकुलोलक। शंकुलोलक है। कभी कभी हम देखते हैं कि पत्थर बांधकर किसी पिंड को हम घुमाते हैं चारों तरफ, ऐसे पत्थर कोने में बांधे थे धागा में, ऐसे घुमाते हैं। तो देखिए उसका जो उपयोग है, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ वेलोसिटी उसका वी है और यहाँ वेलोसिटी उसका वी है पिंड का, तो इस प्रकार से चारों तरफ घुमा रहा है वो पिंड पर, ठीक है। और ये उसकी रेडियस आर है, यहाँ भी स्वाभाविक आर होगा, और यहाँ इस पिंड पर मान लीजिए कि उसका वेलोसिटी वी सी है, ठीक है। और यहाँ पर जो तनाव है डोरी में उसका टी वी है, टी वी पॉइंट है, यहाँ पर टी ए है, यहाँ पर टी सी है, तो अलग अलग हम मान सकते हैं। तो माना कोई कण है जो आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में घुमाया जा रहा है, जिसका द्रव्यमान m है, और उसका वेलोसिटी प्रत्येक क्षण बदल रहा है। ए पॉइंट पर वी ए है, बी पॉइंट पर वी बी है, सी पॉइंट पर वी सी है, इस प्रकार से चेंज हो रहा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इसको कंपोनेंट में इसको भी डिवाइड करते हैं। इसको भी कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं और यहाँ इस पॉइंट बी पर देखते हैं कि यह कण जो है नीचे की ओर mg बल काम कर रहा है और यहाँ mg cos थीटा काम कर रहा है, और अंदर की ओर mg sin थीटा जो कि ढलान की ओर है mg sin थीटा काम कर रहा है। तो अब कण का जो वेलोसिटी है नीचे की ओर काम जो कर रहा है वो mg है। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, जैसा कि मैंने बताया, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ सी पॉइंट है। तो आइए देखते हैं डोरी में तनाव किस प्रकार से होगा टी पॉइंट पर उच्चतम बिंदु के लिए। चलिए बच्चों देखते हैं कि डोरी में बिंदु बी पर डोरी में तनाव, यहाँ देखिए डोरी में तनाव अंदर की ओर है टीबी, लेकिन इस पर जो परिणामी तनाव है ये है कि इधर भी खींच रहा है। अर्थात जैसे मान लीजिए कोई दरवाज़ा है और दरवाजे पर हम बाहर से 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और अंदर से कोई चाह रहा है कि दरवाज़ा ना खुले, इसलिए थोड़ा कमज़ोर है वो 7 ही न्यूटन का बल लगा रहा है। तो दरवाजे पर जो नेट फोर्स लगा वो आप ऐसा ना समझिए कि 10 और 7 17 न्यूटन लगा। नेट फोर्स की जहाँ बात आए वहाँ समझ लीजिए कि बड़े फोर्स से छोटा फोर्स माइनस हो जाता है। मतलब ये है कि 10 न्यूटन से 7 न्यूटन माइनस हो जाएगा, और जो नेट फोर्स लगा दरवाजे पर वो 3 न्यूटन का लगा। उसी प्रकार से इस पॉइंट पर धागे पर जो फोर्स है अंदर की ओर लग रहा है, लेकिन mg cos थीटा बाहर लगा रहा है, तो इस पर जो नेट फोर्स लगा वो लगेगा टीबी माइनस mg cos थीटा। ये नेट फोर्स है, माइनस हो जाता है, इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। अभिकेंद्र बल लग रहा है। तो ये जो है पॉइंट बी पर केंद्र की ओर जो तनाव है उसका मान है, और उच्चतम बिंदु के लिए उच्चतम बिंदु के लिए तनाव उच्चतम हो कि सबसे ज़्यादा तनाव जो है कहाँ लगेगा, उच्चतम बिंदु के लिए जो थीटा होगा, थीटा इक्वल टू 180 हो जाएगा, और टी बी इक्वल टू तब हो जाएगा माइनस mg इंटू कास 180 डिग्री इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। तो बच्चों ये हो जाएगा टी बी माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा mg इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर।
ये बी जो है बी के लिए है, संकेत है, यहाँ बी लिख देंगे क्योंकि बी की बात हो रही है। यहाँ बी है, यहाँ भी बी है। क्यों? क्योंकि cos 80 का मान होता है, क्योंकि cos 180 की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। तो -1 क्या हो गया यहाँ? +1 हो गया। तो उच्चतम बिंदु के लिए, तो ये उच्चतम बिंदु की बात है, यहाँ उच्चतम बिंदु की बात है, तो यहाँ बी रहेगा जो उच्चतम बिंदु के लिए, यहाँ सी हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि उच्चतम बिंदु सी है। मैं ध्यान नहीं दिया, उच्चतम बिंदु के लिए यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ पर सी रहेगा, यहाँ भी सी रहेगा। तो उच्चतम बिंदु के लिए जो तनाव होगा डोरी में, उस TC + mg = mvc² होगा। चलिए बच्चों, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, सीमांत चाल की बात करते हैं। ये दोनों फार्मूला बिल्कुल आप नोट रखेंगे, इस पर क्वेश्चन आएगा। सीमांत चाल, सीमांत चाल या क्रांतिक चाल कहते हैं उसको। क्रांतिक चाल क्या है? क्रांतिक चाल समझ लीजिए VC। इस VC का मान हमको निकालना है कि VC का मान क्या होगा। तो आप ज़रा सा कल्पना करिए कि अगर जब हम डोरी घुमाएंगे, जब उच्चतम बिंदु पर जाएगा तो डोरी में तनाव क्या होगा? वो ग्रेविटी के कारण तनाव खत्म हो जाएगा। अर्थात जब डोरी उच्चतम बिंदु पर है तो जो पत्थर बंधा है वो नीचे की ओर होगा, और डोरी में जो तनाव है वो शून्य हो जाएगा। और जब डोरी में तनाव शून्य हो जाएगा तब इसका जो फार्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा कि TC = 0, विच इज एम्प्लाइज उसी फार्मूले से 0 + mg = mvc²/r। ये 0 हो गया, तो विच इज एम्प्लाइज mg = हो जाएगा mvc²/r। अब देखिए m से कैंसिल हो गया, अब इसको इधर भेज दें आप, तो ये हो जाएगा vc² होता है gr, या vc हो जाएगा √gr। तो जब भी उच्चतम बिंदु की बात करें, कोई कण उच्चतम बिंदु पर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? उच्चतम बिंदु पर कॉनिकल जो पेंडुलम है, संकुलोलक है, उसका जो है उच्चतम बिंदु पर वेलोसिटी क्या होगी? तो आप बताएंगे कि √gr होती है। ठीक है, चलिए हम न्यूनतम बिंदु A पर निकालते हैं। इसको आप देख लें ध्यान से, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद जो है हम आगे चलते हैं कि न्यूनतम बिंदु के लिए क्लास 11th में यह वृत्तीय गति जो है किसी चैप्टर में है, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। न्यूनतम बिंदु के लिए चलते हैं, बात करते हैं। अभी तो उच्चतम बिंदु के लिए बात किए थे, अब न्यूनतम बिंदु के लिए, न्यूनतम बिंदु के लिए बात करते हैं। न्यूनतम बिंदु कहाँ हमारा? ए पॉइंट ए है। तो अभी मैंने आपको बताया कि TA - mg cos थीटा, ये बताया अभी, फिर हम क्या लिखें बार बार, आगे चलते हैं। न्यूनतम बिंदु के लिए A पर कुल ऊर्जा बराबर, A पर कुल ऊर्जा, यहाँ देखिए बिंदु A पर कुल ऊर्जा, बिंदु C पर कुल ऊर्जा बराबर बिंदु C पर कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी लिखते हैं। तो हो जाएगा K1 + U1, अलग अलग ऊर्जा है, यहाँ K2 + U2। K1 1/2 mVA², ध्यान दीजिए चूँकि एक ही बात हो रही है, यहाँ VA², mgh = K2 1/2 mVc², क्योंकि ये C पॉइंट के लिए है, प्लस mg। अब देखिए C पॉइंट के लिए यहाँ सोचने वाली बात है, यहाँ त्रिज्या क्या है? R है, तो ये भी त्रिज्या R होगी, तो R। C पॉइंट पर जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी? R, मतलब H में 2R जुड़ जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहीं अगर आप समझ लिए तो समझ में आ जाएगा आपको बात। अब देखिए 1/2 mVA² प्लस mgh
इक्वल टू 1/2 एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी एच को अंदर ले जा रहा हूँ, एम जी एच प्लस एम जी टू आर, एम जी टू आर। अब देखिए एम जी एच से एम जी एच क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हो गया 1/2 एम वी ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2 एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी इंटू 2r। तो बच्चों देखते हैं इस दोनों में कॉमन क्या है। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन m है, m कॉमन लेते हैं तो 1/2 एम वी ए स्क्वायर इक्वल टू m कॉमन ले लिया तो ये बचा 1/2 वी सी स्क्वायर प्लस g 2gr। बच्चों देखिए m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम आगे चलते हैं और हाफ वी ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2। अब ज़रा हम बी सी पर ध्यान देंगे। वी सी स्क्वायर अभी हमने निकाला था, क्या निकाला था, बी सी इक्वल टू निकाला था अंडर रूट जी आर। तो अंडर रूट जी आर बी सी स्क्वायर लिखेंगे तो जी आर हो जाएगा। अब प्लस 2gr। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 2 दूनी 4 1 5 तो 1/2 वी ए स्क्वायर इक्वल टू 5gr बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बी ए बराबर आ गया अंडर रूट 5gr। बहुत अच्छा डेरिवेशन है। अगर आप इसको अच्छे से घर पे 1-2 बार डेरिवेट कर ले, प्रैक्टिस कर लें तो मैं समझता हूँ आप इतना मजबूत हो जाएंगे वृत्तिगत में कि आपको बिल्कुल जितने न्यूमेरिकल हैं आसानी से सॉल्व कर लेंगे। डेरिवेशन जो एग्ज़ाम में आता है वो भी आसानी से कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर वृत्तिगत समाप्त होता है। अगली टॉपिक लेकर हम फिर उपस्थित होंगे आपके सामने। और आपको कैसा लगा ये चैप्टर हमको ज़रूर बताइएगा कमेंट में। थैंक यू।